दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है माइक्रो फाइनेंस के रेगुलेशन के संबंध में। हाल ही में आरबीआई ने एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है इस संबंध में कि माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जो रेगुलेशन है उसमें बदलाव लाए जाएंगे। तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि इन नए बदलाव अगर ये आते हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये रेफ्यूजी लॉ के बारे में बात करता है कि भारत में जो रेफ्यूजी लॉ का फ्रेमवर्क है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको लेकर काफी बार चर्चाएं हुई है, तो इसी बारे में हम आज इस और प्रकाश डालेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि ऑक्स अलायंस AUKUS अलायंस का निम्न में से कौन सा देश मेंबर नहीं है, उसका सदस्य नहीं है। इस अलायंस का ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूके या ऑप्शन डी यूएस। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि भारत में रेफ्यूजी लॉ क्या है, भारत में किस प्रकार का रेफ्यूजी लॉ है उसके बारे में आपको बताना है। इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है रेफ्यूजी लॉ का, ये आपको बताना है। इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हुए आपको 250 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। 2021 की जून में आरबीआई ने एक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट यहाँ पर पब्लिश किया जो कि माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने की बात करता है। तो अभी तक जो रेगुलेशन है उसमें बदलाव लाते हुए ये कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश किया गया। अब बात ये है कि अगर ये कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट बताया गया है इस आर्टिकल में इम्प्लीमेंट होता है तो इससे जो निचला तबका है, जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, इस पर इसका एक विपरीत परिणाम पड़ सकता है। तो क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया है? सबसे पहले तो ये है कि एनबीएफसी और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए एक अलग रेगुलेशन है कि आपके पास में जितना पैसा है उससे कुछ कम इस पे ही आप लोगों को यहाँ पर पैसा दे सकते हो लोन के रूप में। अब यही जो क्राइटेरिया है, यही जो नॉर्म है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे नहीं है। तो यहाँ पर एक भेदभाव देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन है एज कंपेयर टू एनबीएफसी। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट का सीलिंग होता था ये हटाने की यहाँ पर बात की गई है और इसी को लेकर यहाँ पर जो एक नॉर्म, एक डिस्क्रिमिनेटिव नॉर्म माने जाते थे वो हटाने की यहाँ पर बात की गई है। अब आरबीआई का ये मानना है कि अगर ये नॉर्म्स हटा दिए जाएंगे जिसमें एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक सर्टेन अमाउंट सेफ अपने पास में रखना पड़ता था, वो जो प्रपोर्शन, बड़ा प्रपोर्शन है उसे कम करने की बात की गई है। तो अगर वो हटा दिया जाएगा तो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा, एनबीएफसी को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और उसके चलते जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कमी, जो इंटरेस्ट रेट के हमको बहुत बड़े आंकड़े भी दिखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिखता है, वो कमी आएंगी उनमें और मार्केट फोर्स काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यही अंदाजा लगाया गया है कि आरबीआई ऑल्सो विल स्टॉप रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय एनबीएफसीज एंड एमएफआईज। तो यही इंटरेस्ट रेट जो है एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लगाया जाता है उसको भी रेगुलेट करना आरबीआई बंद कर देगा। तो आरबीआई का इसमें मानना सिर्फ यह है कि अगर मार्केट में आप सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे देते हो तो मार्केट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रतियोगिता क्रिएट होगी और प्रतियोगिता अगर क्रिएट होती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एक इंटरेस्ट रेट है उनमें कमी आएगी, जो इंटरेस्ट की जो दर है उनमें कमी आएगी। तो यहाँ पर वायलेशन इन लोन ब्रेकअप्स। अब बात की गई है कि आरबीआई जो अपना रेगुलेशन नियंत्रण जो है वो कम करना चाहती है यहाँ पे एनबीएफसी और एमएफआईज पे। तो अगर ऐसा होगा तो हमको ये एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है कि लोन ब्रेकअप जो किया जाता है एनबीएफसीज के द्वारा उसमें काफी बार वायलेशन हमें देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट का। तो अगर हम एनबीएफसी के द्वारा ईएमआईज देखें, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देखें, तो उसमें हमको पता चलता है कि पहले 2 वर्ष में ही ये उद्देश्य रखा जाता है कि एनबीएफसी द्वारा सारा इंटरेस्ट जो है वसूल कर लिया जाए, उसके बाद में फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करते रहेंगे। तो अगर आपने लोन लिया है तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चलता है। तो शुरुआत के साल में जो ईएमआई है उसका अमाउंट कभी कभी थोड़ा ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है ये पहले इंटरेस्ट जो है वो वसूल करते हैं, उसके बाद में ये प्रिंसिपल अमाउंट
फिर आपका कम करते जाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो शुरुआत का जो साल होता है इसमें 15.1% का जो इंटरेस्ट रेट है 31% पर एनएम के हिसाब से बढ़ जाता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और जो दूसरे खर्चे रहते हैं ये एडिशनल 1% और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बोरोवर जो है इनको बहुत कम ही इस चीज का अंदाजा होता है। बहुत सारे लोग जो काफी बड़े लिखे लोग भी है, शहर के अर्बन एरियाज के लोग भी हैं, उनको भी इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिसके कारण जो एनबीएफसीज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पैसा इंटरेस्ट के रूप में वसूल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई ने यह डिस्पाइट आरबीआई ऑर्डर, अब अगर हम दूसरे और देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका एनबीएफसी काफी उल्लंघन करते रहा है। अगर रीपेमेंट की बात करें तो रीपेमेंट का यहाँ पे रीपेमेंट या रिकवरी या कलेक्शन की अगर हम बात करें डिफॉल्ट के केस में, तो उस केस में आरबीआई के सीधे निर्देश है कि आप किसी के रेसिडेंस पे जाके वसूली नहीं कर सकते। फिर भी एनबीएफसी के द्वारा ये देखने को इस एक ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए एनबीएफसी काफी बार पाई जाती है। तो यहाँ पर बात यह है कि जब आप माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो ये ग्रुप लेंडिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब एक ग्रुप के आधार पर फिर ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पर दिया जाता है लोन। अब माइक्रो फाइनेंस जो है ये महत्वपूर्ण होता है गांवों में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है, इसका जो अमाउंट होता है ये काफी कम होता है और ये कोलैटरल फ्री होता है, मतलब इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी या मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। खासकर जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कम्युनिटीज है, इन कम्युनिटीज के द्वारा तो ये भी देखने को मिला है कि अपने घर जब बनाते हैं उस स्थिति में भी ये इनका उपयोग करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी अगर हम इनकी इंटरेस्ट रेट देखें तो करीब 22 से 26% तक चार्ज करते हैं। वही अगर हम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को देखें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है तो केवल 4% चार्ज करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, अगर आप इनको एक वर्ष के अंदर या कुछ महीनों में रिपेमेंट कर देते तो यहाँ पे तो कभी कभी 0% इंटरेस्ट रेट भी लगता है। तो आरबीआई एक्नॉलेजेस द एनबीएफसीज इंटरेस्ट इन द हाईएस्ट परमिसिबल। तो आरबीआई को इस चीज का अंदाजा है कि एनबीएफसी के द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पर एक अमाउंट वसूला जा रहा है इंटरेस्ट रेट के रूप में। तो 1990s में सबसे पहले एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आए थे। आज की जो स्थिति उनसे बिल्कुल अलग थी। उस समय इनकी संख्या काफी कम हुआ करती थी और ये काफी टाइटली रेगुलेटेड होते थे। उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस के ये जो बदलाव लाने की बात की गई है, आंध्र प्रदेश में इनकी स्थिति रिव्यू करने के बाद में आरबीआई इस कंक्लूजन पे पहुंचा है। अगर आरबीआई के नोट के हिसाब से देखें तो माइक्रो फाइनेंस 31% तक लोन और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा करीब मार्केट का 31% लोन आता है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए। वही एसएफबीज के द्वारा 19% और वही एनबीएफसीज के द्वारा यहाँ पर 9% आता है। तो मतलब यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है अगर हम अभी देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ये आता है। तो आरबीआई का यहाँ पर जो प्रपोजल है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पर रूरल इकोनॉमी में जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी भूमिका और ज्यादा बढ़ेंगी। उसके अलावा 41% प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस विल स्टेपली फॉल। तो आज जो 41% पब्लिक सेक्टर की सहभागिता है यहाँ पर वो भी काफी तेजी से कम होने का अंदाजा लगाया गया है। उसके अलावा एक बात ये कही गई है कि विल अफेक्ट द पुअर बोरोवर बाय लीविंग देम एट द मर्सी ऑफ प्राइवेट लैंडर्स। तो यहाँ पर प्राइवेट लैंडर्स की मर्जी पर पुअर बोरोवर्स जो है वो छूट जाएंगे। उसके अलावा द चीप क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट विल क्रैश। तो सरकार के द्वारा जो चीप क्रेडिट सिस्टम है वो अपने आप में क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स की दखलंदाजी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो पोस्ट पैंडेमिक में जो स्थिति हुई है ये उसको और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है, इसके लिए थोड़ा घातक ये हो सकता है। उसके अलावा वुमेन बोरोवर विल बी फर्दर प्रेशराइज्ड एज स्टेटेड बाय ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि कई बार सिर्फ लोन लेने के लिए ही इन सेल्फ हेल्प ग्रुप या इन ग्रुप्स का फॉर्म किया जाता है। तो अगर ऐसा ये कदम उठाया जाता है तो जो प्राइवेट लैंडर्स है इनके तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक सिद्धांत ये है कि उन्हें बिजनेस करना है। तो उसके लिए ऐसे और ग्रुप्स बनाए जाएंगे और इनका सिर्फ उद्देश्य यही होगा कि लोगों को पैसा लोन से दिया जाए, लैंड किया जाए, जो कि अपने आप में जो वुमेन बोरोवर्स है उन पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन का
कहना है। सो द इमीडिएट वे आउट इज पॉलिसी रिवर्सल। तो इस स्थिति में पॉलिसी का जल्द से जल्द रिवर्सल होना चाहिए, ये इस आर्टिकल में सुझाया गया है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे आर्टिकल में बात की गई है कि भारत जो कि पीस कीपिंग फोर्सेस में जो कि रेफ्यूजीज को लेकर काफी ज्यादा उदार रहा है हमेशा से। भले ही अगर हमारे देश में हम देखें तो पारसी कम्युनिटी से लेकर तो अभी तक काफी सारे लोगों को हमने हमारे देश में जगह दी है। जब भी वो प्रोसिक्यूशन हुआ है उनका, तो उन्होंने भारत के पास आए और भारत ने जरूर इसमें उदारता दिखाते हुए उनका साथ दिया है। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 49 पीस कीपिंग मिशन जो है उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा यहाँ पे सोल्जर्स गए। भारत ने अपने से बहुत बड़ी सहभागिता दी है। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में रेफ्यूजी फ्रेमवर्क कोई भी ऐसा नहीं है। सो हाउ द रेफ्यूजी सिस्टम वर्क एट प्रेजेंट। तो भारत में जो रेफ्यूजी सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले इंटरिम पॉलिसीज है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के द्वारा भारत में रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो हैंडल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा एक प्रॉपर हमारे पास में मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन स्थिति या जरूरत के हिसाब से हम कुछ पॉलिसी चेंजेस ला के यहाँ पर रेफ्यूजीज को हमारे देश में जगह देते हैं। अगर यहाँ पर देखे जाए तो अगर पारसी जो कि जोरास्ट्रियंस जो आए हैं ईरान से, उनसे लेकर तो अगर अभी तक की स्थिति हम देखें तो हमारे देश में रेफ्यूजीज ने आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से काफी कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अब जरूरत है कि हम इन पॉपुलेशन को, जिस तरीके से रेफ्यूजी फ्लो होता है हमारी कंट्री में, तो इन्हें हमको कैटेगराइज करना जरूरी है, क्योंकि कैटेगराइज करने के बाद में ही हम ये समझ पाएंगे कौन सी ऐसी कैटेगरी जो ज्यादा वल्नरेबल है, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उसके अलावा हमारे देश में कई बार ये बात की जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। भले ही ह्यूमैनिटेरियन हमारी अप्रोच है, लेकिन इस और भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉपर कानून आता है, फ्रेमवर्क आता है, तो इस और भी ये चीज भी, एक मुद्दा भी एड्रेस किया जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें बताया गया है कि हमारे देश में रेफ्यूजी लॉ जो है या कोई फ्रेमवर्क जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। तो समय के हिसाब से ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको एड्रेस वो हो जाएंगे अगर हम इस रूप से यहाँ पर एक रेफ्यूजी फ्रेमवर्क या लॉ लेकर आते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।